नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि आज कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण करीब 15 मिनट का विलंब हुआ अपने को कार्यक्रम शुरू करने में। कई बार तकनीक ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, तो कई बार ऐसी दुविधाएं भी आ जाती हैं कि हम उनके सामने कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम अपना शुरू हो गया है। ये भी एक अच्छा संयोग है। आज बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि, और पूरा देश इसे बाल दिवस के रूप में मनाता है। और हम तो अक्सर कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन का जो बच्चा है वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। शायद वही चंचलता, वही जुनून, उत्साह, उमंग, उल्लास जीवन में बना रहे तो जीवन कितना सहज हो जाता है। आज 14 नवंबर को भारतीय विद्यापीठ के साथ जो हमारा यह एसोसिएशन है उसको भी 1 साल पूरा हो गया है। ये भी बड़ा अच्छा संयोग है। जो हमने 4 वर्ष पहले गांधी जयंती के अवसर पर 2020 में कम्युनिकेशन टुडे की ये विचार श्रृंखला शुरू की थी। 100 वेबिनार्स हमने अपने मन से किया था और उसके बाद उसकी एक पूरी बुकलेट निकाली है जो हमारी communicationtoday.net वेबसाइट है, उस पर भी उपलब्ध है। तो आज बाल दिवस के दिन हमने एक महत्वपूर्ण विषय चुना है बात करने के लिए कि सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जिनका एक लंबा अनुभव, 1 दशक से अधिक का अध्यापन और काउंसलिंग का, डॉक्टर भावना उबा, ये हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उसी के साथ करूंगा। कम्युनिकेशन टुडे की यात्रा, जो ये मीडिया जर्नल है, 28 वर्ष पहले हमने शुरू किया था। 28 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। अब तक 13 विशेषांक हम प्रकाशित कर चुके हैं और एक छोटा सा प्रयास देश भर के मीडिया शोधार्थियों को, शिक्षकों को और मीडिया कर्मियों को एक मंच पर लेकर के आना, जो उनका मीडिया के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, जो कुछ उनके विचार हैं, तो विचार परक और शोध परक दोनों प्रकार के आलेख हमने छापे हैं। और जो हमारे विषयांक हैं, हाल ही में हमने 2 महत्वपूर्ण विषयांक निकाले। भारत में मीडिया शिक्षा, हर राज्य में जो इंस्टीट्यूशंस मीडिया शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, उन सब का विस्तृत परिचय हमने दिया है उसमें। और उसके बाद का जो अंक है वो मीडिया शिक्षा के आज के दौर में, आज के हालातों में, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया है अलग अलग ऑथर्स ने। इसके पहले हमने कोविड और मीडिया विशेषांक निकाला, हमने रेडियो पर एक पूरा विशेषांक निकाला, हमने डिजिटल मीडिया पर एक विशेषांक निकाला अलग अलग पक्षों को लेकर के। उसके पहले करगिल और मीडिया विशेषांक निकाला। बहुत सारे इस तरह के विशेषांक हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी वेबसाइट पर सब उपलब्ध है। 1 साल पहले जब मैं भारतीय विद्यापीठ के एक आयोजन में गया था, वहां उनके निदेशक प्रोफेसर एम एन हुडा, उनके साथ जब विचार विमर्श हो रहा था तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों नहीं आप इस श्रृंखला को हमारे साथ शुरू करें। वे स्वयं भी आईटी के एक्सपर्ट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनस रहे हैं और बड़ी साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं, विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद। तो उनके साथ फिर हमने यात्रा जो की है वो, जैसा मैंने आपसे कहा कि 14 नवंबर गत वर्ष शुरू किया था बाल दिवस के ऊपर ही, जब हमने बाल साहित्य और पत्रकारिता को लेकर के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित किया था। भारतीय विद्यापीठ ने भी मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में, मूलतः ये आईपी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड कॉलेज है, और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भी पिछले वर्षों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने स्वयं देखा है किस तरह का इनका एक आधारभूत ढांचा मीडिया शिक्षा को लेके है। अपना पूरा टीवी स्टूडियो, अपना चैनल चला रहे हैं, भारतीय चैनल, न्यूज चैनल नाम से। अपना इनका एक कम्युनिटी रेडियो है और इसके माध्यम से ये मीडिया के क्षेत्र में एक नई पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और 23-24 शिक्षकों का एक पूरी टीम आपके साथ है जो इस अभियान में लगी हुई है। और सहयोग से मुझे अपना ये जो आयोजन है, वेबिनार का जो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें भी सहयोग मिल रहा है। ये पूरी वेबिनार सीरीज हमने रिकॉर्ड की है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने अपलोड किया है। अब तक लगभग 350 से अधिक एक्सपर्ट जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं
वो मीडिया के डिफरेंट जो हमारे डायमेंशंस है, रेडियो, टीवी, फिल्म, थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसमें लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। किन्हीं का माइक ओपन है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि माइक अपना अनम्यूट कर लें। हाँ, yes sir, I have muted him. ओके। तो ये जो हमारा प्रयास है, मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि हमने इन सारे डेलिब्रेशंस को यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और 350 से अधिक एक्सपर्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, मीडिया से हैं, राजनीति से हैं, प्रशासन से हैं, आईपीएस ऑफिसर थी एक जिनका पूरा एवरेस्ट अभियान था, हमने उनसे बातचीत की थी एक बार। अभी गुजरात कैडर में है सरोज कुमारी जी, राजस्थान से पढ़ी हुई हमारे यहाँ लेक्चरर थी। तो कहने का मतलब है आईपीएस, आईएएस, राजनीति, फिल्म, थिएटर, ऐसा कौन सा एरिया है। इवन फिल्म क्षेत्र के कुछ लोग हमारे पास आए, जैसे वो रवि झाकल जिनका भारत की खोज में लीड रोल था और फिल्म और थिएटर का जाना पहचाना नाम, हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे वो। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि अलग अलग मंचों को ला करके इस माध्यम पर एक विषय के विभिन्न पक्षों पर हम संवाद करें। और अब जब सब कुछ ऑफलाइन हो गया है, लेकिन हमने सोचा कि कोविड ने बहुत सारे दुखों के साथ एक नया विकल्प भी दिया है जहां हम घर बैठ करके देश दुनिया के विशेषज्ञों के साथ संवाद कर सकते हैं। हमारे पास अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी, बांग्लादेश आदि देशों के भी एक्सपर्ट्स इससे जुड़े और पार्टिसिपेंट्स के रूप में भी यदा कदा यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो एक प्रकार से कोशिश की है कि हम भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचने की कोशिश करें जहां हमारी भाषा, संस्कृति और प्रतीकों को जानने वाले, समझने वाले रह रहे हैं। हमें आपका इस विकास यात्रा में सहयोग अपेक्षित है। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 860 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, उसका जो लिंक है हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं और अभी चैट बॉक्स में भी उसका लिंक हम डाल देंगे। और इसी के साथ साथ आपसे अनुरोध है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करें और जो भी आप उसमें सुझाव देंगे और हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं, इन चर्चाओं में अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। आज का जो विषय, जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया, हमारा पूरा जीवन सोशल मीडिया की गिरफ्त में है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से अछूता हो। तो ये जो सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ गए हैं, आए दिन अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू हो गई है, साइबर बुलिंग शुरू हो गई है, साइबर ये डिजिटल अरेस्ट, स्वयं प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा और मन की बात में उन्होंने वो पूरा एक एपिसोड भी सुनाया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से व्यक्ति टेलीफोन करके लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल में जो बड़े नाम है, चाहे रवीश कुमार है, अजीत अंजुम, इन सब लोगों ने भी उसमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर की थी। तो कहने का मतलब ये कदम कदम पर हमारे खतरे हैं, लेकिन अब ये तकनीक जो आकाश मार्ग से हमारे पर आक्रमण किया है, इससे हम दूर नहीं हो सकते। और अब तो डिजिटल मीडिया छोड़िए, आप एआई के दौर में पहुंच गए हैं जहां आपकी आवाज बना करके आपको टेलीफोन करके ठगा जा सकता है। तो आपकी जरा सी भी असावधानी आपके लिए एक चुनौती और मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपका सारा डेटा जो है वो सभी तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए उन अबोध, अपरिपक्व मस्तिष्क वाले उन बच्चों का, किशोरों का। हालांकि मुझे याद है जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डिबेट्स बोलते थे, उस समय इस बात पर बहस होती थी कि टेलीविजन, उस समय हम उसको इडियट बॉक्स कहते थे, आज कोई इडियट बॉक्स नहीं कहता है। टेलीविजन कैसे हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है, कैसे बच्चों पर किताबें छपी थी कि जो टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट्स है, जब से ये प्राइवेट प्लेयर्स आए थे तब तो और ज्यादा बढ़ गए विज्ञापन, कैसे बच्चों की मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं। किस तरह के सीरियल्स जिसमें आप कई तरह के अपराध देख चुके होते हैं, वो उन अबोध, अपरिपक्व मस्तिष्क को जब वयस्क होंगे तब किस तरह के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन अब ये सारी डिबेट सिमट गई है इन सोशल मीडिया को लेकर के। एक अजीब तरह के अवसाद में बच्चे ग्रस्त हो जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ 2-3 साल का बच्चा उस मोबाइल से इतना खुश होता है जितना शायद अपने पेरेंट्स या और परिजनों से नहीं होता होगा। तो ये जो एक बिल्कुल निर्जीव वस्तु है, कैसे उसको आकर्षित करती है, बचपन में ही उसको इस तरह की लत लग जाती है और आगे जाकर के जब स्कूल में जाता है वो, तो उस सोशल मीडिया के दौर में वो अच्छी चीजें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर वही दिखाएंगे जो हमारा पॉजिटिव पक्ष है, उनको देख के कहीं उसके मन में एक अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार हम स्वयं को
सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। जब 5-50 कमेंट्स आ जाते हैं तो हमें लगता है बड़े महत्वपूर्ण हो गए, और जब मेरे मित्र के 50 कमेंट आ गए, मेरे 10 रह गए, तो मुझे लगता है कि मैं शायद ज्यादा लोकप्रिय नहीं हूँ, और कहीं एक अवसाद में या एक कहीं एक ऐसी स्थिति, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, साइबर बुलिंग का खतरा इनके साथ भी है, किस तरह से डेटा इनका लोगों के पास चला जाता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि प्रियंका जी या प्रीति जी जो भी हमारे साथ अभी उपलब्ध है, बात इसमें उपस्थित है, तो पहले में, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सरस्वती वंदना के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आप अपना अपना ये कार्यक्रम जो है अपन शुरू करते हैं। प्रियंका जी या प्रीति जी जो भी प्रस्तुत करना चाहे जी। Yes, sir. तो माइक, हाँ, माइक और वीडियो भी आपका ऑफ है। Yes, sir. Actually, Priyanka ma'am has just joined. She'll sing the Okay. song, sir. Sir, am I audible and visible to you? विजिबल नहीं हो, ऑडिबल, हाँ Actually, because I have also on my camera. Camera हाँ on हाँ, हो वो हो गया। गया, ठीक है, हाँ ऑन हो Yes, गया, ma'am. ठीक है, दिख रहे हैं आप। ठीक है सर, ओके। इस डिले के लिए सॉरी, और मैं प्रोसीड करती हूँ, फिर आगे की जो माफी है वो आगे मांगूंगी, ठीक है। Let's begin this program with Saraswati Vandana and by remembering Lord Saraswati. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले से भूल कर भी कोई भूल ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तुझे क्या मिला है, तुझे कि अब क्या है, फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले से भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज का ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर सकूँ सरस्वती माँ के नाम। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत आभार प्रियंका जी। प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें आप सहायक प्रोफेसर हैं। पॉडकास्टिंग के एरिया पर आप पीएचडी कर रही हैं, और इसके पहले रेडियो इंडस्ट्री में आरजे प्रियंका के रूप में आप अपने शोज करती रहीं। और जो सरस्वती वंदना की आपने एक प्रस्तुति की है, उसमें जो भाव था कि मन की शक्ति देना, तो मुझे लगता है यही उनकी संकल्प शक्ति है कि आज जिस तरह के कई बार होता है ना, मैंने कहा कि परेशानियां आती हैं, संकट आते हैं, जिनको हम पहले देख महसूस नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने उसी तल्लीनता और सक्रियता से किसी तरह से ज्वाइन किया है, भाग दौड़ करके, और उसके बाद भी अपनी प्रस्तुति की है। तो एक कष्ट और देना चाहूंगा उनको। जैसी हमारी परंपरा है, जब हम भौतिक रूप से आयोजन करते हैं तो हम बुके भेंट करते हैं हमारे अतिथियों को, वक्ताओं को, लेकिन अब यहाँ भौतिक रूप से ये संभव नहीं है, तो हम इस आभासी मंच का उपयोग करेंगे ई बुके से। जो आज की हमारी विशेषज्ञ वक्ता है डॉक्टर भावना, उनको एक ई बुके से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रियंका जी। Yes, sir. I have shared the ebook. The ebook is already been shared, ma'am. This is just a gratitude of respect and honor from our side, from Communication Today and from BBI CAM. We are here, we are welcoming you from our heart. We are very thankful that you came on this platform and shared your knowledge with us. You are most welcome, ma'am. Thank you और so आज much. And even I would like to pay my gratitude, and I'm also very grateful to Professor Bhanavaji and Communication Today and Bharati Vidyapeeth for giving me this opportunity to interact with you all today on this occasion of Children's Day. और मेरे लिए मतलब children, I have worked extensively with children in last 10 years. तो एक स्पेशल कॉर्नर है मेरे मेरे मन में कि, और ये एक टॉपिक ऐसा है जिसपे
अपने आप में एक्सेप्ट करना कि ये इम्पोर्टेंट है बात करने के लिए, यही एक अच्छी शुरुआत है। तो आई एम रियली थैंकफुल सर कि आपने मुझे ये मौका दिया आज इस विषय पर बात करने का, चर्चा करने का आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हमारी ओर से भी धन्यवाद भावना जी कि आपने हमारे एक टेलीफोन कॉल पे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। और जैसा कि हमारे जो निदेशक हैं भारतीय विद्यापीठ के प्रोफेसर हुडा जी, जो संयोग से आज उपस्थित नहीं हो पाए अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण, वो इस ई बुके की प्रस्तुति के साथ कुछ पंक्तियां बोलते हैं। मैंने कहा ना, वो संवेदनशील कवि भी हैं और हर इस तरह का जो घटनाक्रम है उसमें वो कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तो वो अपनी उन पंक्तियों के माध्यम से एक भावना ये कहते थे कि जो खुशबू फूलों में होती है, क्योंकि अब ये तो आभासी मंच पर है, आभासी वो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशबू को हम महसूस करें। तो हुडा जी तो ये कहते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो ये खुशबू है ये विचारों की खुशबू है। और हमारा ये प्रयास पिछले कई वर्षों से निरंतर चल रहा है कि विचारों की खुशबू, क्योंकि विचारों का निवेश एक दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि भावना जी ने आज कहा और कल से सारे बच्चे सुधर जाएंगे। ये लगातार हैमरिंग होती रहनी चाहिए। निरंतर जो मानसिक बदलाव है उसकी आधार भूमिका तैयार करने में समय लगता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम निरंतर इस तरह के विषयों पर विचार मंथन करते रहें, विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ संवाद करते रहें। तो संवाद की ये परंपरा जो हमारे यहाँ वैदिक काल से चली आ रही है, तो इस संवाद की परंपरा को बनाए रखते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भावना उबा को अपनी बात कहने के लिए। भावना जी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने मनोविज्ञान में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और एक आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो मेरे मस्तिष्क में ये बात घूम रही थी कि इन विषयों पर किसी मनोवैज्ञानिक से बात की जाए कि वो इन सारी चुनौतियों के किस रूप में देखते हैं। हम मीडिया के लोग जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी अपनी एक दृष्टि है, लेकिन जो बाकायदा इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अध्यापन अपनी जगह है, लेकिन आपने काउंसलिंग के साथ साथ विश्वविद्यालय में इस समय जो पुणे स्थित यूनिवर्सिटी है MIT ADT, उस विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम भी कर रही हैं। तो विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ आपका निरंतर संवाद होता रहता है और आपने अपनी काउंसलिंग के साथ, जैसा आपने स्वयं कहा कि ये विषय आपके दिल को बहुत गहराई से छूता है। तो बच्चों के साथ, क्योंकि उसी को हम बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान, इस तरह के कई स्लोगन हमारे यहाँ शुरू में दिए जाते रहे हैं। तो यदि बच्चों की पीढ़ी को हमने सुधार दिया तो इस देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। तो आपने अपनी काउंसलिंग के माध्यम से कोशिश की है कि भ्रमित, चिंतित, समस्याग्रस्त और निराश बच्चों और युवाओं के मन में कहीं सकारात्मक, रचनात्मक और अर्थपूर्ण चिंतन के प्रति कहीं उन्हें प्रेरित किया जा सके। और न सिर्फ बच्चों को, बल्कि उनकी कोशिश काउंसलिंग के माध्यम से रही है कि उनके पेरेंट्स को भी हम कहीं सेंसिटाइज कर सके। जैसे हम लोग, मीडिया के लोग जिसे आज कहते हैं मीडिया लिटरेसी की बहुत आवश्यकता है। बार बार हम जो ये मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, दिन रात जो मोबाइल पर हाथ चलता रहता है, टैक्सी में बैठे हुए हैं तो भी लोग बाग अपने पास वाले से बात नहीं कर रहे हैं, केवल मोबाइल पे उनका ध्यान है ना। एक कार्टून में आज देख रहा था कि पहले भोजन की टेबल पर जब सब बैठते थे परिवार के लोग तो हाथ जोड़ते थे। आज जब भोजन की टेबल पर बैठे हैं तो सबके हाथ में मोबाइल है और सब वो मैसेज देख रहे हैं या खबरें देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मतलब खाने के प्रति भी वो जो एक भाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं छूट गया है। और उन छोटे छोटे बच्चों को 2-3 साल के, उनको हम मोबाइल दिखाते हैं और फिर खाना खिला रहे हैं, तो वो एडिक्शन के संस्कार वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो जनरेशन आ रही है, तो हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी जरूरी है। और साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपने जो बात कही है वो है कि हम किस तरह से पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें, किस तरह से उनके व्यवहार में, उनकी भावनाओं में और उनके विश्वास, क्योंकि यही जो है ना, ये विश्वास प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र में आपने विशेष अध्ययन किया है। और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। तो किस प्रकार से हम व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य यदि आपका ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि दुनिया आपके लिए बहुत खुशहाल और बहुत बढ़िया है। और आपने इस अभियान को चलाने के लिए अपनी एक काउंसलिंग स्पेस भी तैयार की है जिसको आपने अनविन नाम दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगा भावना जी से कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को आप किस रूप में देखती हैं, इस बारे में अपने कुछ अनुभव और मार्गदर्शन आप हमें दें। भावना जी।
थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर भानावत जी कि आपने एक तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टेज सेट किया है मेरे लिए कि मैं अपनी बात आगे रख पाऊँ आप सबके साथ। और आज चिल्ड्रंस डे के विषय पर सबसे पहले मैं मेरी बात जो स्टार्ट करना चाहती हूँ वो बेसिक नेचर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट जनरली मनोविज्ञान क्षेत्र में बिहेवियर की जो व्यवहार है उसकी स्टडी करते हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो जो बेसिक नेचर है बच्चों का, जैसे सर ने अपनी बात जब शुरू की थी आज वेबिनार के लिए, तो वहां पर सर ने कहा कि वो चंचलता, वो खुशनुमापन और है ना एक अड़हलपन की बस जो मन में आया है वो करना है, एक इनोसेंस। तो उसी तरह से ऐसा बेसिक नेचर क्या है पहले अगर हम जाने तो शायद हम आगे अपनी बात को ले जा पाएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आज की जनरेशन फेस कर रही है। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक ऐसा होमो सेपियंस जो है वो एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्पीसीज है जिसके बच्चे बहुत डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्योंकि अगर आप और एनिमल्स को देखेंगे तो उनके बच्चे पैदा होने के बाद ही या तो चलना शुरू कर देते हैं और अपने आप अपनी जो लाइफ है उसका जिम्मा उठा लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं काफी समय तक अपने पेरेंट्स पर। तो मैं ये बात अपनी जो शुरू करना चाहती हूँ, ये शुरू करना चाहती हूँ बेसिक नेचर से कि बच्चों का चाइल्डहुड नेचर क्या है, चिल्ड्रंस नेचर क्या है। अगर आप देखेंगे बच्चों को बहुत गौर से तो वो हमें कुछ लेसन्स देते हैं। अगर आप सब में से बहुत लोगों ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया होगा तो सबसे बड़ा लेसन वो ये देते हैं कि उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत होती है। वो पुरानी बातों को लेकर के कभी बैठते नहीं हैं। तो हर दिन एक नया टास्क है उनके पास और हर दिन क्या हर मिनट दे वांट देमसेल्व्स टू बी वेरी एंगेज्ड एवरी मोमेंट। और दूसरी चीज कि वो बहुत ही करेजियस होते हैं अपने आप में कि अगर सो उनका इमेजिनेशन इस तरह का होता है कि आप ऐसी चीज इमेजिन नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं कर पाओगे जो एक छोटा बच्चा कर सकता है। बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं और अगर उनका कोई फ्रेंड बन जाए या अगर कोई दोस्त मिल जाए तो उसको छोड़ते नहीं है और चाहेंगे कि उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करें। और तो और जो जो चीज को जैसे अगर उन्होंने कोई टास्क ले लिया तो उसको अल्टीमेटली छोड़ना अचानक से उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप उन्हें कहेंगे कि नहीं अभी बस बहुत हो गया या अभी और नहीं करना या अभी थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो रेस्ट करें या आपकी बात भी माने। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल हम सबका हो गया है या मैं मानूंगी कि आजकल का जो फैमिली डायनेमिक है वो जिस तरह से चेंज हुआ है, जहाँ पे अब हमारे पास में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, जहाँ पे हमारे पास में सोशल सपोर्ट नहीं है, तो उस सब के चलते इतने चैलेंजेस आ रहे हैं जिसमें हम ये जो बेसिक नेचर है चिल्ड्रन का, बेसिक नेचर जो बच्चों का है, जो बालपन है, उसको उसमें बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, आई आई वुड से कि बहुत गैप आ गया है या फिर बहुत ही मैं सिंपल टर्म यूज करूंगी जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, स्ट्रेस। इट इज बिकमिंग वेरी स्ट्रेसफुल। और स्ट्रेसफुल का मतलब है कि जहाँ पर मेरी जो एक्सटर्नल डिमांड्स है, मेरे एनवायरनमेंट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हम पेरेंट्स उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं कि अगर मेरे एनवायरनमेंट की डिमांड है कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वो भी एक प्रेशर बन के मेरे सामने आ रहा है। मतलब इट इज नॉट इजी फॉर मी कि मैं उसको नेचुरली डेवलप कर लूँ। तो जैसे सर ने पूछा कि किस तरह के केसेस या किस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग उस क्लिनिकल सेटअप पे देखते हैं, तो सो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में ये शिकायत लेकर के कि आई वुड से अगर मैं पिछले 10 साल को कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से फील्ड में हूँ, और उन 10 सालों में से जो इनिशियल ईयर्स थे वो ईयर्स ऐसे थे जहाँ पर मीडिया एक्सपोजर था, जहाँ पे गैजेट्स थे, लेकिन उन पे कंटेंट इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था या एक्सेसिबल नहीं था। और अगर हम वहां से लेकर के अब तक की जर्नी में अगर देखें तो आज जितना एक्सेसिबल मीडिया कंटेंट है, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं,
जहाँ पे रेडीली कार्टून्स अवेलेबल है, रेडीली राइम्स अवेलेबल है। तो ये जो चेंज आया है मेजरली, इट हैज़ रियली किल्ड द बेसिक नेचर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इट हैज़ रियली हैम्पर्ड द बेसिक नेचर ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों का व्यक्तित्व है, जो बच्चों का नेचर है, उसके साथ में एक तरह से मैं कहूँगी कि शायद खिलवाड़ ही हो रहा है। और इसमें तो ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं है जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा डिपेंडेंट बन जाए गैजेट पे, या मेरे बच्चे को अ, इस कार्टून की लत लग जाए। ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, लेकिन ये जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों पे हम डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि हम जो आज के पेरेंट्स हैं उनके पास में सोशल सपोर्ट की कमी है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि मेजरली सारी रिसर्चेस करती हैं, जिसमें ये एनालाइज किया गया है पिछले 20 साल की रिसर्चेस में, कि गैजेट का होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैजेट पे जो कंटेंट आ रहा है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। सो टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं क्या अपने बच्चे को दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, या मेरा बच्चा अकेले में क्या चीज़ें देख रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहा है, ये एक चैलेंज है। ये एक बेसिक एरिया है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और जैसा कि सर ने कहा कि अ, हम सबकी लाइफ में सोशल मीडिया और मतलब सोशल मीडिया हम सबके पास है आज। आज ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस सोशल मीडिया से अछूता है। और ये जब स्टार्ट हुआ था, अगेन इफ आई गो बैक टू द इयर्स व्हेन इट स्टार्टेड, तो ये इसलिए शुरू हुआ था ताकि हम जुड़ पाएँ, हम अपनी कम्युनिटी से जिससे जिनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात कर पाएँ। वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ शेयर करना है कि मेरी एक नई अ, उपलब्धि है, वो अगर मुझे शेयर करनी है, तो इस बारे में हम बात कर पाएँ। लेकिन धीरे-धीरे इवेंचुअली इट हैज़ बिकम सो एडिक्टिव, क्योंकि उसके अंदर नए फीचर्स आते रहते थे और हर महीने आते थे, और अब कुछ दिनों में आते हैं। तो ये फीचर्स का ऐड होना, कि पहले लाइक आता था एक बटन, अभी आप देखेंगे तो उसमें 10 इमोजीज़ दिखते हैं आपको किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करने के। तो मैं आपको अपने मतलब थोड़ी देर में ये भी बताऊँगी कि ब्रेन किस तरह से सिर्फ़ एक लाइक से इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो आदत पड़ना, लत पड़ना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा ब्रेन कैसे इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। और डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट होने की वज़ह से हमारा ब्रेन भी इवॉल्व हुआ है। जैसे कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ अगर, कि जैसे मैंने बताया कि बेसिक नेचर जो बच्चों का है वो है अ, खेलना, कूदना, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठना। मतलब हम ये मानते हैं कि अगर जैसे अगर मैं मेरा बचपन याद करूँ, या अ, मेरे पेरेंट्स कभी अपने बचपन की बातें बताते थे, तो बताते थे कि हम बाहर बहुत खेलते थे। हम अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत घर में ही नहीं घुसते थे, पूरे दिन बाहर रहते थे। बट अगर हम आज देखें तो हम छोटे से बच्चे को, जिसका नेचर ही नहीं है बायोलॉजिकली, और अगर आप देखेंगे कि माइलस्टोन्स, अगर आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पढ़ें, तो साइंटिफिकली इट इज नॉट द नेचर ऑफ अ चाइल्ड टू सिट लॉन्गर देन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बच्चे को बिठाना ही गलत है। तो इन्फेंट्स जब अपने शुरुआती जीवन में, मतलब जब डेवलपमेंटल स्टेज है उनकी, और वहां पे हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम एक जगह पर ही बैठो, एक जगह पर बैठकर ही खाना खाओ, एक जगह पर बैठकर ही ये सब चीज़ें करो, ताकि हम जल्दी फ्री हो जाएँ, ताकि हमारा काम जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट चाइल्ड आई थिंक प्ले विद द नेचुरल टेंडेंसी। उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, उसके साथ में हम उसको हैम्पर कर रहे हैं। सो एक ये एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कि आज का मीडिया और हमारे टाइम का मीडिया, या हमारे पेरेंट्स के टाइम का मीडिया बहुत अलग था। आज का मीडिया ऐसा है जिसपे एड्स नहीं आती, ऑप्शन है हमारे पास। आज का मीडिया ऐसा है जिसमें हम टॉलरेंट नहीं है। अगर मुझे एक कार्टून नहीं पसंद में आ रहा, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर राइम नहीं पसंद आ रही, मैं शायद आधा मिनट देखकर, 30 सेकंड देख करके चेंज करने के लिए बोल सकता हूँ। बट हमारे टाइम का मीडिया ऐसा था जहाँ पे एड्स आती थी, जहाँ पर एक पर्टिकुलर समय होता था
कि इस समय ही कार्टून आएगा, संडे को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, उसके अलावा नहीं आता था। और शायद उससे पहले का मीडिया शायद और भी ऐसा था कि जिसमें वो आपको वेट कराता था, टॉलरेंस डेवलप करता था। लेकिन आज का मीडिया ऐसा नहीं है। आज का मीडिया चेंज हो गया है, आज का मीडिया आपके हिसाब से चलता है, जैसा आप चाहें वैसा चल सकता है, आप जो चाहें वो देख सकते हो, और बहुत एक्सेसिबल है, ओपन एक्सेस है। हालाँकि बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि इन पे भी पैरेंटल कंट्रोल लगे। जैसे कि अगर आप आजकल जो एंड्रॉइड या आजकल के जो फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर हैं, उनमें भी इस तरह के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप पैरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो कि ये जो एक पर्टिकुलर ऐप है, वो नहीं खुलेगी अनटिल अनलेस आप उसमें पासवर्ड डालो, या फिर ये एक पर्टिकुलर ऐप है जो कि सिर्फ़ 10 मिनट ही काम करेगी। तो शायद हम टेक्नोलॉजी के साथ में मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में कोएग्जिस्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और वो सही भी है, होने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी से दूर होना या उसको अपने आप से दूर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके चलते ये जिस तरह का जो नेचर, जो बच्चों के नेचर के साथ में खिलवाड़ है, वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा सोच-विचार करने के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसके लिए बहुत ओशियनिक मेजर चेंज चाहिए कि जो अडल्ट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो किस तरह से इनसे डील कर सकते हैं। तो मेरे पास में जिस तरह के केसेज़ आते हैं, या मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास में जिस तरह के केसेज़ आते हैं, वो एडिक्शन रिलेटेड हैं। जैसे कि गेमिंग एडिक्शन हुआ, इंटरनेट एडिक्शन हुआ, साइबर बुलिंग के केसेज़ आते हैं। इस तरह के केसेस जहाँ पर बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है अनटिल अनलेस उसको आप कोई टीवी या मीडिया नहीं दे, और ये बच्चा कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं होता है, ये बच्चा सिर्फ 2 साल का बच्चा होता है, जिसको अभी पता ही नहीं है कि खाने का टेस्ट क्या है, कि क्या चीज़ कैसा टेस्ट करती है। और ये अगर हम जब हमारे सामने इस तरह के केसेस आते हैं, तो पेरेंट्स उसको इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानता, या फिर ये बहुत ज़िद्दी है। जब तक टीवी नहीं चलाओ, फ़ोन नहीं दिखाओ, कार्टून नहीं दिखाओ, तब तक खाना ही नहीं खाता। लेकिन इन अ वे हमें काउंसलिंग पेरेंट की ही करनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल के बच्चे के साथ में काउंसलिंग करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो मैं आगे की बात करूँगी, वो इस विषय को थोड़ा-सा डिवाइड करके कर सकते हैं कि अगर हम लीगली देखें, तो चाइल्डहुड चिल्ड्रन इज़ टिल द एज ऑफ 18 इयर्स, है ना? 18 साल तक का बच्चा जो है उसको सारे चाइल्ड राइट्स मिलते हैं, और वो एक हम उसको चाइल्ड मानते हैं। तो और अगर हम बायोलॉजिकली और अगर डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स पे देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा 10 साल के बाद में प्यूबर्टी मतलब एडोलसेंट कहलाता है, और उसके पहले एक चाइल्ड कहलाता है। तो मैं जो मेरी आगे की बात कहूँगी वो इन 2 कैटेगरीज़ पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया छोटे बच्चों को कैसे इफ़ेक्ट करता है और सोशल मीडिया टीनेजर्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो मैं कंसीडर करूँगी कि ये दोनों ही चिल्ड्रन कैटेगरी में आते हैं, और जो अ, 10 साल तक के बच्चे हैं, उन पे जो इम्पैक्ट है वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया यूसेज अलग है। और 10 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो एक अलग इम्पैक्ट उनको करता है सोशल मीडिया, क्योंकि उनका यूसेज बहुत अलग तरीके का होता है। तो 0 टू 10 इयर्स में तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो उनका चाइल्डहुड है वो बहुत फ़ोन बेस्ड हो गया है। मतलब आप देखेंगे नॉट ओनली फ़ोन बेस्ड बट आई वुड से मीडिया बेस्ड। So everything is media. Everything the parents I mean because we have option हमारे पास में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आजकल सर कि हमें ये ऑप्शन है आजकल कि अगर मुझे कोई कहानी नहीं आती तो मैं गूगल को बोल करके कहानी सुना सकती हूँ। आज मुझे अगर कोई राइम नहीं आती है तो मैं मेरे पास में ऐप है उस पे एक राइम लगा सकती हूँ। ये ऑप्शन है आज मेरे पास में। बट इस ऑप्शन का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है कि हम इस ऑप्शन को अपनी नीड बना चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कि ये ऑप्शन तो है कि लेकिन ये इमरजेंसी में यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। ये रेगुलरली और कंसिस्टेंटली यूज़ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं
यही मीडिया एप्स जो स्टोरी टेलिंग एप्स हैं या फिर स्टोरी टेलिंग कार्टून्स हैं या राइम्स हैं, इनको बहुत कंसिस्टेंटली यूज कर रही हूँ, बहुत कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ, तो वो एक आदत बन जाती है बच्चे की। और बच्चे का नेचर है जिसमें उसको आपका फिजिकल टच चाहिए, बच्चे का नेचर है जिसमें आपको आई कांटेक्ट चाहिए कि आप मुझसे आई कांटेक्ट करो। तो आपने बच्चों का नेचर हमेशा आप देखिएगा, कभी आपके आसपास में जो बच्चे हैं कि वो हमेशा जब भी आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि मम्मा देखो, सुनो, देखो। आप बोलोगे कि हाँ मैं सुन रही हूँ, तो कहेंगे नहीं देखो। तो क्योंकि ये उनका बेसिक नेचर है कि उनको आई कांटेक्ट चाहिए, और उनको तब तक बात नहीं समझ में आती जब तक आप आई कांटेक्ट करके उनसे कोई बात ना करें। सो दिस इज देयर बेसिक नेचर कि ये आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी क्या हो रहा है, सो देयर अगेन बहुत सारी रिसर्चेस हुई, बहुत सारी सोशल स्टडीज हुई है, बहुत सारी सोशल ऑब्जर्वेशंस हुई हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट में, जिसमें देखा गया कि पहले जब पार्क में बच्चों को लेकर के घूमते थे तो एक तरह का एक ऐसा वो होता था, क्या कहते हैं जिसमें मतलब आप अपने बच्चे को गोद में लेकर के और ऐसे टंगा के घूम सकते हो, राइट, एक कैरियर होता था। फिर धीरे धीरे प्रैम आ गया, तो प्रैम में वो कांटेक्ट और दूर हो गया, स्ट्रोलर आ गए। अब स्ट्रोलर आ गए हैं तो उसमें और कांटेक्ट दूर हो गया, क्योंकि स्ट्रोलर के साथ में पेरेंट जो है वो फोन पे भी है ना, तो वो घुमा रहे हैं बच्चे को, बट साथ साथ में अपने फोन पर भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो देर इज अ डिफरेंस कि जब आप इवन स्ट्रोलर में भी बच्चे को घुमा रहे हो तो क्या आप उससे बात कर रहे हो कि देखो मैं कहाँ, अपन कहाँ आए हैं, हम क्या देख रहे हैं, देखो वहां पे एक चिड़िया बैठी है, वो हरे रंग का पेड़ है। तो इस तरह की बातें जो है वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, धीरे 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 बिल्कुल वैनिश या नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएंगी थोड़े समय में। और हो भी रही है, किसी हद तक हो गई है, क्योंकि ये सारा कॉन्वर्सेशन इतना वास्ट कॉन्वर्सेशन जो है बच्चों के साथ पे, जो कि उनकी इनिशियल बिगिनिंग स्टेजेस में, डेवलपमेंटल स्टेजेस में बहुत बहुत मैं कहूँगी कंट्रीब्यूट करता है। ये जब उनसे छीना जा रहा है या छिन गया है, छीना नहीं जा रहा लेकिन किसी तरह से छिनता जा रहा है, तो वो बच्चे जो हैं वो इस चीज को मिस आउट कर रहे हैं। प्लस अब जिस तरह केसेस हमारे पास में आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर टोन में ही बात करता है। आप मानेंगे कि जिस तरह का कार्टून वो देखता है, जैसे एक कार्टून है वो एक सर्टेन टोन में बात करता है, तो बच्चे उसी टोन में ही बात करते हैं, दूसरी टोन में बात नहीं कर रहा। ओके, अगर अंग्रेजी बोल रहा है वो कार्टून तो वो बच्चा अंग्रेजी ही समझता है, हिंदी नहीं समझ पा रहा, जो कि उसकी ऐसी भाषा है जो आसपास के सब लोग बोल रहे हैं घर में, वो तक नहीं प्रोसेस कर पा रहा। और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चा जो है एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कार्टून्स, जैसे कि अगर आपने कभी कुछ ऐसे कार्टून्स है जिसमें डायलॉग्स नहीं होते, जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कोई कार्टून है जो दूसरे कार्टून को मार रहा है, दूसरा कार्टून उसको मार रहा है, और लाफ्टर फन, बस ये। बट किसी तरह का कोई वर्ड्स नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से बच्चों में वो वोकैबुलरी डेवलप नहीं हो रही है और डिले हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताई थी कि बच्चा एक जगह 10 मिनट तक बैठाना, छोटे बच्चे को, जो कि 3 साल तक के बच्चे को, 0 to 3 years इज अ स्टेज जहाँ पे बच्चों को खूब खेलना है, खूब भागना है, दौड़ना है, एक जगह बैठने का टाइम ही नहीं है वो। तो 3 साल तक के बच्चे तो बहुत, मतलब मैंने कितना ही लंबा शायद टाइम स्पैन कवर कर लिया, क्योंकि बच्चा आजकल 6 महीने का होते से ही फोन पर है, 3 महीने का होते से ही फोन पर है इनफैक्ट। और फोन इतना एंगेजिंग कंटेंट देता है, मीडिया इतना एंगेजिंग कंटेंट देता है कि हम उससे नजरें नहीं हटा सकते। हम नहीं हटा सकते तो वो तो 3 महीने का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है। तो तो इस चीज को इस तरह से देखना कि क्या हम सही टाइम पे बच्चे को एक्सपोज कर रहे हैं इस मीडिया के लिए, या हम थोड़ा और रुक सकते हैं। तो इस बात पे शायद पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियसली सोचने की जरूरत है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स कि कैसे एंगेज करें, तो उसमें ये चैलेंज हमारा है
ये चैलेंज बच्चे का नहीं है, लेकिन ये चैलेंज हम बच्चे को दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि कि अगर हमें हमारा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो हम उसको उम, बच्चे आई मीन वी आर इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द चाइल्ड, मेकिंग द चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? सो 0 to 3 इयर्स की बात हुई। अब 3 इयर्स पे बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चों से मिलता है, अपने आस-पास फ्रेंड सर्कल से मिलता है, बातचीत करता है। वहाँ पर जब देखता है तो उसको ये दिखता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि 3 to 4 इयर्स जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कंपैरिज़न का टाइम शुरू हो जाता है, वेयर अ लॉट ऑफ सेल्फ कंपैरिज़न बिगिन्स। आपने देखा होगा कि 3 से 4 साल के बच्चे जनरली जो पहले बहुत बोलते थे, घर में बड़-बड़, बड़-बड़, बड़-बड़ करते थे, वो धीरे-धीरे शाय होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सोशल क्यूज़ उठाते हैं कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कि मैं इनसे मैं पहले मिला हूँ कि नहीं, ये स्ट्रेंजर है, ये सब चीज़ें शुरू होती है। तो अब जब ये स्टेज निकल गई और ये नई स्टेज आई है सोशल अ, गैदरिंग वाली, सॉरी सोशल कनेक्शंस वाली। तो सोशल कनेक्शंस बनाने के लिए हमें स्किल चाहिए ना, हमें स्किल चाहिए कि हम बातचीत करें, हम अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ, वो बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, हम उसको अप्रिशिएट करें, हम अपनी नॉलेज शेयर करें। बट जो 0 से 3 साल का समय था उसमें तो हमने वो एक-दूसरे को मारने वाली सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं, या फिर हमने इस तरह के कार्टून्स देखे हैं जिसमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, कोई वर्ड्स ही नहीं थे। तो अभी ये कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा? जो जो मुझे अब बाहर चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में बच्चे को स्पीकिंग क्लासेस भी भेज देते हैं आजकल। ये ट्रेनिंग हो जाए, थोड़ा-सा बच्चा सीख जाए कि कैसे बातचीत की जाती है। तो वहाँ पर भी इनफैक्ट आई हैव सीन पेरेंट्स जो कि ऑनलाइन बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि ऑनलाइन इस तरह की क्लासेस लेते हैं, जिसमें वो उनको बोलना सिखाते हैं, बातचीत करना सिखाते हैं। तो जिसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, ज़रूरी है, लेकिन अगर ये ऑफ़लाइन हो, टच के साथ हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके हो, तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े अगर, तो मतलब 6th, 7th, 8th सॉरी ईयर ऑफ द लाइफ, मतलब 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये ऐसे इयर्स हैं जहाँ पे हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ वर्थ, हमें मतलब बच्चे को पता लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है? क्या मैं गुड बॉय हूँ या बैड बॉय हूँ? गुड गर्ल हूँ या बैड गर्ल हूँ? इसमें कैटेगराइज़ करना शुरू करता है। हमने देखा होगा कि ये बच्चे एक ऐसी स्टेज पे होते हैं जहाँ पे अगर उन्हें मॉनिटर बना दिया जाए, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि बस, कि आज मुझे मैम ने मॉनिटर बना दिया है, आज मेरी मैम ने मुझे लीडर बनाया है, आज मेरी मैम ने मुझे बैच दिया है। तो ये मतलब उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट अभी तो सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पर इस स्टेज में पेरेंट के थ्रू उनको इम्पैक्ट करता है। कैसे कि पेरेंट्स जो हैं इस स्टेज में आकर के कहीं न कहीं इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करते हैं जो कि उसके लिए अभी बहुत स्ट्रेंजर है, कि देखो वो कितना अच्छा डांस करता है, तुम भी डांस करो, चलो कल से डांस क्लास लगवा देते हैं। देखो वो कितना अच्छा स्विमिंग करता है, चलो स्विमिंग करनी चाहिए। तो मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को सर ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छा पेरेंटिंग करना है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, मतलब ब्लाइंडर्स लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि आस-पास इतना कॉम्पिटिशन है कि पेरेंट्स खुद कॉम्प्लेक्स में है कि मैं मेरे बच्चे को ऐसा क्या अलग करवा दूँ, क्या ऐसा करवा दूँ कि बस ये नंबर 1 बन जाए या फिर है ना सबसे आगे निकल जाए। बट अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, न्यूरोलॉजिकली मतलब ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बच्चों का जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम मीन्स जो फ्री टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो आज उनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि हम एक ऐसी होड़ में हैं जहाँ पे एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तीसरी से चौथी, 5वीं, इस तरह से हम उनको बस घुमाए जा रहे हैं कि स्कूल से घर आया, अभी घर से हम उसको स्विमिंग ले जाएँगे, स्विमिंग से वापस आके सिंगिंग क्लास है, सिंगिंग क्लास के बाद में फिर डांस क्लास है, और बस ऐसे वो बच्चा घूम रहा है और थक के सो रहा है। हमारे पास में आज हम उससे कनेक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चे का शेड्यूल इतना बिज़ी बना दिया हमने। तो वो डाउन टाइम न्यूरोलॉजिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर होना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आज बच्चा
बोर होने ही नहीं देते हैं हम उनको। हम कहते हैं कि अच्छा अच्छा बोर हो रहे हो, ओके ये वाला पजल कर लो, अच्छा बोर हो रहे हो, चलो ये कलर कर लो, अच्छा बोर हो रहे हो, चलो टीवी देख लो, अच्छा बोर हो रहे हो, अच्छा ये कर लो। लेकिन हम उनको मौका ही नहीं दे रहे कि कोई बात नहीं, बोर होना इज ओके। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बिजी रहें, हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि बोर होने से हम क्रिएटिव बनते हैं, हम अपने आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम अपने आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि मैं कैसे एंगेज हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनको इतना समय दें कि वो ये जो बोर्डम है इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बोर्डम को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बच्चा अगर बोर होता है इसका मतलब वो अपने न्यूरॉन्स को, अपने नर्वस सिस्टम को एक टाइम दे रहा है रेस्ट करने के लिए और नए न्यूरॉन्स बिल्ड अप करने के लिए। तो मैंने एक पैटर्न देखा है कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस तरह से स्केड्यूल्स में रहते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस भी ये कहती हैं कि जो इस तरह के लगातार लगातार कुछ स्केड्यूल्स में है, उनका क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी स्पाइरल डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एक सेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो उनको जो बताया जा रहा है वो कर रहे हैं। बट अगर हाँ, अगर उस एक्टिविटी में उनको ये चांस दी जाए कि तुम अपने आप कोई स्टेप बनाओ, अपने आप कोई गाना बनाओ, या अपने आप कोई अ, धुन बना के लाओ, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत ओवर स्केड्यूलिंग करना जो है वो अगेन बच्चों के नेचर के खिलाफ है। ये बच्चों का नेचर नहीं होता, बच्चों को वो डाउन टाइम चाहिए, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स बहुत बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बच्चों को अनलर्न बहुत जल्दी कराया जा सकता है। जो चीज़ उन्होंने लर्न कर ली है, आपके पास में समय होता है कम से कम तो भी 9 साल तक का, कि आप उनको अनलर्न करा सकते हो कि ये चीज़ नहीं करनी, या ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ से हम ओवरकम कर सकते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाता है, और नए न्यूरॉन्स, नए न्यूरो पाथवेज बनाने में बहुत समय लगता है। सो जैसा कि सर ने भी भानावत सर ने भी यही कहा था कि अगर हम बच्चों की प्रॉब्लम्स पे बहुत शुरू से ही ध्यान देना शुरू कर दें और उन पे वर्क कर लें, तो शायद जो मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स जो हैं और जो आज की जनता है वो शायद बहुत कंटेंट और हैप्पी और एक अच्छे मेंटल हेल्थ के साथ में आगे बाहर आएगी, राइट। तो हमने ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इनटॉलरेंस बढ़ रहा है बच्चों में, और क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों में एंगेज्ड है, बोर नहीं होना चाहते, और इम्पेशंस इम्पेशंस के बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे दे आर नॉट पेशेंट इनफ कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये कर दूंगा, ये नहीं मिला तो वो कर दूंगा। तो बच्चों को आजकल पेरेंट नहीं पेरेंट कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को पेरेंट करना शुरू कर चुके हैं। ये जहाँ पर वो मतलब बच्चे सेट करते हैं कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे तो मैं ये करूंगा, डील करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी यहाँ पे कि पेरेंट्स को एक चीज समझनी चाहिए कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाए। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है कि आप पेरेंट हैं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए, और आप ये बार बार याद दिला भी सकते हैं, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके फ्रेंड्स बन के रहें, बट आप उनके गाइड बन सकते हो, आप उनके पेरेंट हो तो, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट ने कहा है तो ये बिल्कुल सही है, या ये मेरे पेरेंट कह रहे हैं तो वो मुझे गाइड करने के लिए कह रहे हैं, बट मुझे नुकसान करने के लिए नहीं कह रहे। तो इसमें ये डिफरेंशिएट करना आई थिंक बच्चों को बहुत ही शुरुआती समय से उनको बताना चाहिए। उसके बाद में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, तब आ जाते हैं बच्चों के गेम्स, जो कि स्क्रीन गेम्स, अडिक्टिव गेम्स हैं। और ये गेम्स जो है ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, इस पे बहुत स्टडीज हुई हैं, और एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर पे जो है वो स्टडी हुई है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। तो डोपामीन जो है वो हमारा प्लेजर हार्मोन है। प्लेजर मतलब कि हमें अच्छा लगता है, और हम किसी चीज से अगर डोपामीन रिलीज हो रहा है तो हम उसको और करना पसंद करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें डोपामिन इंक्रीज किस किस तरह से होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज से होता है, कौन सी एक्टिविटीज करने से कितना इंक्रीज होता है, ये देखा गया है। और ये बहुत ही शॉकिंगली मैं बता रही हूँ कि जो निकोटीन का एडिक्शन है वो
जितना डोपामीन रिलीज करता है उतना ही डोपामीन अमाउंट जो है वो रिलीज होता है जब हम किसी भी मीडिया ऐप पर या फिर लगातार हम कोई चीज को देख रहे हैं, लगातार हम किसी गेम पे एडिक्टेड हैं। सो तो मतलब ये ये इतना ज्यादा हार्मफुल है। और डोपामीन रिलीज होने का मतलब है दैट इट इज गोइंग टू एंड अप इनटू एन एडिक्शन, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट एडिक्शन बट इट स्टार्ट्स विद लिटिल प्लेजर्स, थोड़ा थोड़ा प्लेजरेबल फील होना। जैसे मैंने आपको बताया कि क्विकली फटाफट से चैनल्स चेंज करने का प्लेजर, फटाफट से क्विकली राइम्स चेंज करने का प्लेजर, या फिर गेम्स में जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उसका प्लेजर, क्योंकि इतना जल्दी रिवॉर्ड मम्मी तो नहीं देती। जब मैं खाना खाता हूँ तो जब खाना खाता हूँ तब मुझे तो रिवॉर्ड मिलता ही नहीं है। तो जब मैं गेम खेलती हूँ तब उसमें मेरे को 5 कॉइन्स मिलते हैं। जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे उसमें 10 कॉइन्स मिलते हैं, और वो 10 कॉइन्स को मैं एक नई कार लेने के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में 100 कॉइन्स आ जाए तो मैं एक घर ले सकता हूँ। तो मतलब अपने आप में एक नई, एक ऐसी सेल्फ इमेज बच्चे क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर उन्हें उस चीज से बहुत कंट्रोल, मतलब एक एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे उनको लगता है कि दे आर इन द कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, वो अपने कंट्रोल में है। उनका जो भी सारा एनवायरनमेंट है वो उनके कंट्रोल में है जब वो उस पर्टिकुलर गेम के ऊपर है या मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है तब भी। तो इवन सोशल मीडिया पे भी जब वो अपना कुछ पोस्ट करते हैं और उसको एडिट करते हैं, उसमें कुछ नया म्यूजिक डालते हैं और कुछ, तो वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। वहां पे कोई उनको रोक टोक नहीं है, कोई उनको देख नहीं रहा, कोई सुपरविजन नहीं है। सो उस वजह से वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग है वो उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होती है, और इतनी रिवॉर्डिंग कि वो उससे दूर जाने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से उनको दूर किया जाए, क्योंकि फिर उनके टैंट्रम्स, फिर उनका स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बढ़ने लगती है। तो अब जब मैं ये अम, जो ये डिपेंडेंसी की गैजेट डिपेंडेंसी या फिर सोशल मीडिया डिपेंडेंसी जिसमें कि गेम्स है, या फिर इनफैक्ट अब सोशल मीडिया पे भी गेम्स आ गए हैं कि जहाँ पे आप जैसे कुछ एप्स हैं जिसमें आप अपना फेस चेंज करके और आप कुछ गेम्स खेल सकते हो, तो वो उनको बहुत रिवॉर्डिंग, बड़ा फन लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुझे मजा आ रहा है इसको खेलने में। बट शायद ये सारे गेम्स, कैरम, लूडो, कबड्डी, खो खो और न जाने कितने गेम्स को रिप्लेस कर चुके हैं, नहीं जानते हैं। आज मेरे बच्चे से अगर मैं पूछूं तुम्हें कबड्डी पता है क्या होता है, वो कहेगा नहीं पता। और मैं आज खुद मानती हूँ इस बात को। लेकिन जब हमने एक बार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेला तो उसको बड़ा अच्छा लगा, और फिर हमने और खेला, फिर उसको और अच्छा लगा। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक कंसिस्टेंसी बना के रखें, एक स्केड्यूल बना के रखें, एक इस तरह का रूटीन बना के रखें जिसमें हम ये सब चीजें अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं कि उनका जो नेचर है वो इंटैक्ट रहे, वो कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बच्चे हमारे हैं। तो हमें ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि जिसमें हम एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जिसमें डाउन टाइम भी हो, जिसमें हग टाइम भी हो, टचिंग टाइम हो, आई कांटेक्ट मेंटेनिंग टाइम हो, जिसमें ऐसा टाइम हो जिसमें हम इस तरह के गेम्स खेलें जहाँ पर हम एक दूसरे की एनर्जी लगा रहे हैं। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि पापा बड़ी ऐसे मस्ती करते थे कि कभी ऐसे धक्का देते थे या फिर ऐसे, है ना, जैसे नीचे मुझे ऐसे गिराते थे और फिर मैं उनको ऐसे पैर मार के हटाती थी, या भाई के साथ भी ऐसा होता था। तो वो ये सारी एनर्जी लगाना भी बहुत जरूरी है, और इस तरह की टच, इस तरह का टुगेदर टाइम, इस तरह का इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिससे बच्चों का जो नेचर है वो इंटैक्ट रहे। क्योंकि क्योंकि ये सब नहीं हो रहा और इन सबको काफी चीजों ने रिप्लेस कर दिया है। बट फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं भी नहीं कहूंगी कि मेरा जो बच्चा है बिल्कुल गैजेट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बात बहुत प्राउडली कहती हूँ कि वो फोन पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। वो 6 साल का है लेकिन आज भी फोन के लिए जिद नहीं करता, आज भी उसने कभी फोन देख करके खाना नहीं खाया। और इस बात को लेकर के मैं बहुत प्राउड हूँ। आज मैं अगर बात करूँ कि मूवी हॉल्स की, तो हम मूवी हॉल नहीं जाते क्योंकि हमें पता है कि वो कंटेंट उसके लिए नहीं है, तो हम नहीं जाते, कोई बात नहीं। तो ये चीज हमें शायद डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें किस चीज से
पीस करना है, किस तरह की डील करनी है अपनी लाइफ से, जिसमें हम बच्चों के साथ में को एग्जिस्ट करते हुए ग्रो करें। और लेकिन एक और चीज मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगी कि जब मेरा बच्चा मुझे फोन पे देखता है या जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो उसको पता होता है कि ये जो वीडियोस है ये बड़ी फनी है, तो मैं भी देखूं, मैं भी साथ में बैठूं, और वो बैठता भी है। तो फिर मुझे कॉन्शियसली ये डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है, अभी मुझे फोन रखने का टाइम है, लेट मी जस्ट मेक एन आई कॉन्टैक्ट राइट नाउ। मुझे अब उसके साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम है। तो वो चीज मतलब 10 मिनट, तो वो 10 मिनट पूरे तुम्हारे 10 मिनट, अगर वो 10 मिनट, तो फिर वो बस हमारे ही हैं, अब हम और कुछ नहीं करने वाले। तो ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। और बहुत रिसर्चेस, बहुत सारी बुक्स जो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल असेसमेंट पे लिखी गई हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ दिन के अगर 20 से 30 मिनट, मतलब आधे घंटे का समय, अगर आप बच्चों के साथ में ये टच, आई कांटेक्ट और वो फुल एनर्जी वाला बिताए, तो इट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे ये फीडबैक्स दिए हैं कि मैम आपने कहा था कि बच्चे को 4 बार दिन में हग करना है, मैम हम 6 बार किए हैं और मैं बहुत ही चेंज आ गया। अगर मैं बहुत सारे पेरेंट्स से पूछती हूँ आप कितनी बार हग करते हो अपने बच्चे को, तो उन्हें याद भी नहीं है कि वो करते हैं कि नहीं। और ये अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि ये कोई हम इंटेंशनली नहीं करते, बट ये बस हो रहा है और हम बस उस फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्शियस पेरेंटिंग करें, हम कॉन्शियसली देखें कि हम आज क्या करें। सो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो 0 to 10 years के बच्चों में पेरेंट्स की वजह से ज्यादा है, बट डायरेक्टली वो इम्पैक्टेड जो है वो नहीं हो सकते अनटिल अनलेस पेरेंट्स उनको एक्सपोज नहीं करें इन सब गैजेट्स को यूज करने के लिए, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो बिल्कुल मतलब उन्हें बिना कुछ समझे ही दे दें, तो वो चीज़ उनको इम्पैक्ट करती है। अब मैं बात करूंगी आगे टीनेजर्स की, कि टीनेजर्स में किस तरह के चैलेंजेस और चेंजेस हैं, क्योंकि जो टीनेज है वो अपने आप में एक अलग चैलेंजेस लेकर के आते हैं, जहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी की बात बच्चे सीखते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। क्या मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, क्या मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ तो कैसा स्टूडेंट हूँ, अगर बच्चा हूँ तो किस तरह का बच्चा हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ, क्या मैं स्मार्ट दिखता हूँ। और फिर अपने आप की अपीयरेंस को लेकर के बहुत सारे सवाल बच्चों के जहन में आते हैं, मतलब जो कि टीनेजर्स हैं। तो ये जो टीनेज है वो अपने आप में इतनी चैलेंजिंग होती है, और इस चैलेंज के साथ साथ में इनके पास में एक पीयर प्रेशर है कि ओ, आर यू ऑन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्या तुम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर बच्चा बोल दे कि नहीं यार मैं तो यूज नहीं करता, तो बहुत ही मेजर चैलेंज हो जाता है कि अरे तू यही नहीं यूज करता। तो मतलब ये एक नया पीयर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और इस पीयर प्रेशर के चलते चलते साइबर बुलिंग जो है वो बहुत मतलब इस तरह के केसेस हमारे पास में आए थे जिसमें बच्चे को अगर कोई स्कूल में कोई पोजीशन मिल गई है, तो उसको उसको नेम कॉल कर रहे हैं, उसका उसका नेम कॉल का मतलब कि उसके लिए स्टोरीज डाल रहे हैं कि इसको तो कुछ आता नहीं है, इसको कैसे बना दिया, इसका ये कर दिया वो कर दिया। और अब ये कौन बच्चे हैं हमें नहीं पता, ये कौन बच्चे कर रहे हैं कुछ नहीं पता, बट ये जो दूसरा बच्चा जिसके साथ ऐसा हो रहा है ये इतना इम्पैक्टेड है उस चीज से कि वो बस मतलब अब आगे क्या बोलूं, किससे बात करूं, किसको फेस करूं, ये सोच के बैठा है। और वो ये सोच चुका है कि मुझे सच में वाकई में कुछ नहीं आता, वाकई में मैं इस लीडर पोजीशन के लायक नहीं हूँ, वाकई में ये जो भी सब कुछ बोल रहे हैं सब सच है। तो अपने आप की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर। अगली चीज जो मैं कहूँगी वो बहुत ऐसे ब्रेन रिलेटेड एरियाज की बात है, जिसमें ये माना गया है कि जब भी जैसे लेट्स से कि मैंने कोई ऐसा कंटेंट देखा सोशल मीडिया पे जो बहुत वायलेंट है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत तेज मार रहा है और मारा पीटी हो रही है, राइट। तो उस समय मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि सारा डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग और थिंकिंग, जजिंग, इन सब के काम में आता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा और देखेगा, बोलेगा कि यार ये तो बहुत ही गंदा कंटेंट है, ये तो मतलब किस तरह का बेकार चीज कर रहा है, ये बहुत गंदी बात है। लेकिन जब वो नीचे देखेगा, ओ लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, ओ वेरी गुड,
कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ऐसे हार्ट्स हार्ट्स खूब सारे आ रहे हैं, 3000 लोगों ने लाइक कर दिया, 4000 लोगों ने लाइक कर दिया, तब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है. इट जस्ट शट्स ऑफ एट दैट टाइम, बिकॉज इट सीज कि ये एक बहुत बुरी चीज हो रही है सामने, लेकिन नीचे लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो अच्छा है कि मेरे बाकी फ्रेंड्स और 4000 लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मुझे आगे भेजना पड़ेगा. वो आगे शेयर करता है, वो और आगे शेयर होता है और आगे शेयर होता है. जैसे सर ने भी कहा था कि हम बहुत ब्लाइंडली चीजों को शेयर कर देते हैं, तो मीडिया लिटरेसी नहीं है. तो ये एक मीडिया इलिटरेसी का एक पार्ट है, जहाँ पर अगर ये चीज बताई जाए बच्चों में भी, बच्चों को भी बताई जाए कि इस तरह के डिसीजंस आप ले लेते हो क्योंकि आपके डिसीजन इम्पैक्टेड हैं, आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये आपका बेसिक डिसीजन नहीं था. तो ये सोशल साइकोलॉजी में इस तरह की रिसर्चेस हुई हैं जहाँ पर ये देखा गया कि जब कोई गलत चीज हो रही है, और जैसे दो जनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है और वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया कि ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे क्या ये सही था, तो वो बोले नहीं. लेकिन दूसरे ग्रुप पे जब स्टडी हुई और उनको वही चीज दिखाई गई और नीचे लाइक्स और कमेंट्स दिखाए गए कि देखो ओ वेरी गुड, नाउ शी इज द हीरो ऑफ ऑफ दिस वीडियो, और ऐसा ऐसा करके ये दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ऐसा सही है, ऐसा होना चाहिए. तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो अप्रिसिएशन और या फिर अक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्ट बाय अदर्स जो है वो किस तरह से हमारे एक्ट को, हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब ये बहुत पोटेंशियल रखता है. और दूसरी चीज की वही जैसे सर ने भी मेंशन किया था, बहुत यू राइटली सेड सर कि जब मेरी फोटो पे 50 लाइक हैं तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब मैं देख लेता हूँ कि मेरे फ्रेंड की फोटो पे 80 लाइक्स हैं तो मैं उस समय उदास हो जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि और लाइक्स मिले या और कमेंट्स मिले. तो ये एक बहुत मेजर, मैं कहूँगी कि एक बहुत मेजर चैलेंज है आजकल के अडोलसेंट्स की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे उन्हें और बहुत सारी डिसीजंस है जिन पे काम करने की जरूरत है, उनका करियर मेकिंग का स्टेज है. इनफैक्ट करियर मेकिंग के लिए भी उनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पूरा समय आप सोचिए, मैंने कंपैरिजन की बात की थी कि कंपैरिजन अच्छा नहीं होता. आप सोचिए कि ये जो अडोलसेंट्स हैं इनकी लाइफ में पहले से इतने चैलेंजेस हैं, उसके बाद में जब ये मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर, तो ये 24/7 सेल्फ कंपैरिजन स्टेट में निकल रहे हैं. 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ ये थॉट चल रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई डू नॉट बिलोंग हियर, आई थिंक दे डोंट लाइक मी, I think they will leave me. I think uh, they will just they will just not let me in their group. They will not accept me. So all of these thoughts, ये जितने भी thoughts हैं कि ये मुझे like नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे अपने ग्रुप में रखना नहीं चाहते, इस तरह के ये सारे thoughts 24/7 चल रहे हैं. क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में काम किया है जो कि 9 से 12, आई मीन 8th to 12th, आई हैव सीन दिस पैटर्न की वो लोग इस कंपैरिजन में है. 9th में आने के बाद में उनके पास में अलग कंपैरिजन है कि मैम ये लोग कोचिंग जा रहे हैं और उसने तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, अभी मुझे तो, उसने तो 8th में कर ली थी मैम, अभी मेरे लिए तो लेट हो गया है, 9th में तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. और उसने तो अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे भी डाला था कि वो मतलब अच्छे मार्क्स ला रहा है और ऐसा, मैं तो ला ही नहीं रहा, मैंने तो कुछ स्टडीज ही नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ. सो दिस कंपैरिजन विच इज 24/7 गोइंग ऑन is really very harmful. It is leading to depression in children. It is leading to anxiety, जहाँ पे वो बाहर निकल के बात नहीं करना चाहते. आज उनके पास में ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वैसे बच्चे जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1300 फ्रेंड्स हैं, बट उनकी रियल लाइफ में 2 फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं है जिनसे वो खुल करके बात कर सकते. और ये मैं वाकई में ये रियल केस है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं. इस तरह के केसेस भी हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर थे कि वो इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं वहाँ पर. आप उनके अगर यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे तो आप देखेंगे ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो सामने तो नजर ही नहीं मिलाता, बट यूट्यूब चैनल में तो बहुत अच्छी बात कर लेता है.
तो मतलब एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड है आजकल बच्चों का, और वो वर्चुअल वर्ल्ड जो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो कि बहुत मेजर डिसऑर्डर्स हैं, और आई मीन आगे के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं हैंडल करना. देयर आर थेरेपीज विच वी गिव, देयर आर drugs and medicines which they need to take to handle the symptoms. तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत अलार्मिंग है, जिसके बारे में शायद ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेरेंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को मीडिया लिटरेट करें, क्योंकि मीडिया लिटरेसी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और नॉट ओनली फॉर किड्स, इवन फॉर अस. हम लोग जो अडल्ट हैं वो भी मीडिया लिटरेट नहीं है, हमें भी नहीं पता, हम भी कुछ भी आजकल किसी भी तरह के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे. और बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. सो अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बहुत मेजर इश्यूज हैं जो आजकल बच्चे जो है वो फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट suicide attempts which happens as a result of depression and anxiety. तो and at such early age, बहुत early ages में 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो है वो self harming activities कर रहे हैं, they are harming themselves. So this becomes very alarming कि पेरेंट्स को और टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आई थिंक दे शुड टेक immediate calls and should take initiatives where they are talking about such things. In fact, every teacher should talk about such things in the class and address. And तो ये एक जो है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गए हैं, वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एक नई आज की रियलिटी है, और इन्हीं सब चीज़ों से शायद बचपन जो है वो खतरे में है. जो चाइल्डहुड जो है वो बहुत डिपेंडेंट हो गया है, जो कि पहले पेरेंट डिपेंडेंट था, अब वो मीडिया डिपेंडेंट है. और बहुत सारी चीज़ें जो हम पेरेंट्स करते थे वो आज मीडिया हमारे लिए कर रहा है, एआई भी कर रहा है, और हम उसे कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आगे से आगे ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे. तो हम टेक्नोलॉजी को तो माइनस नहीं कर सकते लाइफ से, बट टेक्नोलॉजी का सही यूसेज, अवेयरनेस, कॉन्शियस यूसेज जो है उस पे ज़रूर काम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए. और बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अब अगर कोई क्वेश्चंस या आगे का जो सेगमेंट है उसके लिए सर, थैंक यू. बहुत 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 आभार भावना जी, आपने बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई बातों को हमारे साथ शेयर किया. और जो मेरे ख्याल जो भी यहाँ पेरेंट्स हैं या ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके घर में छोटे छोटे भाई भतीजे हो, मेरे ख्याल उन्होंने उनके सामने उसने पूरे परिवार की पिक्चर आ गई होगी. कम से कम मेरे को तो वो सब चीज लग रही है. वो 3 साल की ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको देखता हूँ, जो आपने बातें कही है बहुत सारी चीजों को मैं उससे कोरिलेट करता हूँ कि आप कितना उसके साथ समय दे पाते हैं. और आपने सही कहा, क्योंकि अब माता पिता दोनों यदि जॉब में है, उन्हें जल्दी है तो बस वो मोबाइल दिखाओ और खाना खिलाओ और भागो, फिर बच्चे हमारे जिम्मे हैं. तो जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो फिर भी थोड़ी बहुत उनकी ट्रेनिंग हो रही है, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. पिछले दिनों मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी. फिलीपाइंस, जो अपन ने मीडिया लिटरेसी की बात की अभी, उसमें काफी काम किया फिलीपींस ने. वहां उन्होंने ये महसूस किया है कि बच्चे जब डिपेंड हुए इन सोशल मीडिया या इन गैजेट्स के ऊपर, तो उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस में गिरावट आई है. वहाँ स्कूल्स में मोबाइल को बैन कर दिया गया है. मेरे कुछ मित्रों ने बताया अभी कि अमेरिका के भी कुछ राज्यों में मोबाइल को बैन करने की बात चल रही है. आपने इमोजी की बात की. वो कई मेरे विद्यार्थी जो है वो कई बार इमोजीज भेजते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कहना क्या चाहते हैं, तो मैं गूगल करता हूँ फिर कि इसका मतलब क्या है. मैं उनसे कहता हूँ यार तुम 2 बात तो लिख दो. यदि किसी की डेथ हो गई है तो आप RIP लिख रहे हो, उसके घर में इतनी बड़ी विपदा आई है तो कम से कम 4 लाइन तो लिखो. इस इमोजी ने आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को छीन लिया है. और AI, अब तो हमने लेखन को भी शायद आउटसोर्स कर दिया है.
मैं भी एआई काफी यूज कर रहा हूँ, चूंकि इतनी जगह आना जाना रहता है। उसमें साहब इतने ब्लंडर्स है कई बार। अभी मुझे दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग थी राजस्थान के साहित्य पे, तो मैंने एआई को कहा कि राजस्थान के साहित्य के बारे में जानकारी दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, वीर सावरकर और विद्यानिवास मिश्र को राजस्थान का साहित्यकार बता दिया। अब वो जो बच्चा है जो उस पर डिपेंडेंट है, वो तो गलत बोलेगा जाकर के वहां। तो ये सारी मुझे लगता है उस पेरेंटिंग की बात है। एक आपने एक बहुत साइकोलॉजिकल बात जो मुझे लगती है आपके उस वक्तव्य में, जो आपने आई कांटेक्ट की बात की, ये बात हम उस समय करते थे जब दूरदर्शन था। वो बच्चा दूरदर्शन के कैरेक्टर्स देख रहा है, वो जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, वो 3 साल का बच्चा, उसके सामने आ जाइए आप, उसकी त्योरियां चढ़ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। मतलब वो उन कैरेक्टर से अभिभूत हो रहा है, अपने माता पिता के एक्शन से अभिभूत नहीं हो रहा है। उसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं, मैं कहानी सुनाता हूं हमारी इस ग्रैंड डॉटर को। बेटा एक राजा था, हूं तो हुकारे के साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें परिवार के समाज के संस्कार जो हैं वो संप्रेषित कर देते थे। अब तो आप इसके सामने तो बिल्कुल आंख टका के देखते हो, आप आंख की पलक भी नहीं हिलती। जब मैं देखता हूँ बच्चों को, पलक भी नहीं हिलते, बीच में आप आ गए तो क्रोध आएगा ही आएगा। तो ये डिस्कशन टेलीविजन के समय भी कहीं ना कहीं होते थे, लेकिन अब तो ये हमारे पूरे घर में ही घुस गया। पत्र लिखने वाला जो आपने बात कही, अभी जैसे मैंने क्या किया, हमारे परिवार के जो ग्रुप्स है उसमें किसी की बर्थडे आती है तो मैं पत्र की तरह से लिखता हूँ, प्लीज सो एंड सो, और फिर 8-10 लाइनें लिखी, फिर वो। तो अब अभी शुरू किया मैंने महीना भर से, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। अब फिर वो भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। जब 10 लाइन लिखोगे आप, कुछ मन की बात कहोगे आप, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल यांत्रिक बना दिया है हमने सारे जीवन को। तो मुझे लगता है जो मित्र यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी आप चेंज करें। खिलों की बात आपने कही, हम तो जेब में कंचे भर के ले जाते थे और कंचों से वो खेलते थे उस तरह से। अब तो ना वो मिट्टी है, ना खड्डे कर सकते हैं, ना वो कहीं खेलने का दौर है। वो मारदड़ी, वो बॉल से मार रहे हैं, कर रहे हैं, सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो हम कैसे करें? कोचिंग की बात आपने कही, मुझे याद है जब हमने मेडिकल में जाने के लिए कोचिंग क्लास ली थी, घर पे कह के जाते थे, कोई फ्रेंड आ जाए तो कहना मत कोचिंग में गए। अपमानजनक समझते थे कि बच्चा पढ़ता नहीं है इसलिए कोचिंग में जा रहा है, कमजोर है। और अब कोचिंग में नहीं भेजा, बच्चे का भविष्य खराब करोगे आप। कोचिंग क्लास में जाना गर्व और उसकी बात हो गई है, और बड़े शौक से कहते हैं। फिर बाल पत्रिका में पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, पराग, नंदन, हम तो उनको, चंदा मामा, उन पत्रिकाओं को पढ़ के बड़े हुए हैं जिसमें बच्चों के उस मनोविज्ञान को लेके, है ना, कितनी काल्पनिक कहानियां, नंदन को पढ़ते थे हम, कितनी काल्पनिक कहानियां, पराग में यथार्थपरक कहानियां, जय किशन, वो जयप्रकाश नंदन और हरिकृष्ण देव सरे जैसे व्यक्ति। फिर आप दूरदर्शन पर आइए, दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ, भारतीय चैनल। बच्चों के कार्यक्रम में क्या होता है, एक दीदी आ गई, बेटा तुम क्या सुनाओगे? कविता। वो कविता सुनवा रही है। वो कार्यक्रम भी धीरे धीरे खत्म हो गए। और मेरे को तो अभी तक याद है, जब हम चौथी पांचवी क्लास में थे, आकाशवाणी जयपुर से किलकारी कार्यक्रम आता था। किलकारी शब्द देखिए आप, उन नव दंपतियों से पूछिए जिनके घर में उस बच्चे ने किलकारी मारी हो, कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो नाम होते थे, ना भाषा का संस्कार रहा। अब तो वो जो आपने बताया कि इस तरह के कार्टून शो है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो हमारे संस्कार में, और वही कैरेक्टर्स याद हो गए बच्चे को कि वो कैरेक्टर ऐसा करता है, वो कैरेक्टर ऐसा करता है। तो मुझे लगता है ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और उस जो आपने कहा कि इस आभासी दुनिया की, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा और वापस प्रिंट मीडिया की ओर। क्योंकि मुझे अभी कुछ साल पहले जयपुर में जो होता है लिटरेरी फेस्टिवल, भावना जी जानती होंगी, जयपुर से आपने पढ़ाई की, गुलजार आए थे वहां पे। गुलजार ने कहा कि टेलीविजन बच्चों की चुड़ैल को खा गया है। चुड़ैल कहते हैं वो बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, सींग है, ये सब है। अब उस फिल्मकार ने या टीवी सीरियल वाले ने वो चुड़ैल लाके दिखा दी बच्चे को, तो वही चुड़ैल लग रही है। वो जो आपने कहा ना, उसकी इमेजिनेशन कहाँ जाएगी? तो वो जो उसकी सोचने की प्रक्रिया है, वो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बोरियत में से वो कहीं अपने आप को कैसे निकाल के लाएगा। और यही शायद एनईपी में बात की गई है कि बच्चे में उस क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करें, समस्याओं से समाधान करने का सामर्थ्य उसमें पैदा हो। तो ये जिम्मेदारी तो हम टीचर्स की है, पेरेंट्स की है, कि बच्चे को उस तरह से हम, क्योंकि ये चुनौती तो आएगी, आप पीछे जा ही नहीं सकते। अब संभव नहीं है कि आप ये सब कर दो और बच्चे को भी इसी दुनिया में रहना है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दौर में हमारा जो पूरा सिस्टम है, उसके हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, अब इतना
समय नहीं है कि एक-एक को हम डिस्कस कर पाए, लेकिन बहुत सारे मित्र उनके मन में सवाल काफी उमड़ रहे होंगे, लेकिन सवाल पूछो उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध फिर प्रियंका जी से करूंगा कि आप भावना जी के सम्मान में उनको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो, क्योंकि फिजिकली तो हम देने में असमर्थ है, तो इस आभासी माध्यम से ही हम आपको भिजवा रहे हैं और आपके व्हाट्सएप पे अभी भेज देंगे। आप चाहें तो उनका प्रिंट आउट कलर निकलवा करके हाँ भावना जी, And this is just प्रियंका an जी। honor of respect and honor from our side because you have really well explained this topic of social media and mental health challenges for children. यहाँ पर आपने पूरा चिल्ड्रन एज को डिफाइन किया बिकॉज आज के टाइम में अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की सिर्फ आपने ये नहीं बताया कि जो स्कूल गोइंग है वही चिल्ड्रन है, जो यूथ है वो भी चिल्ड्रन है, तो उस तरीके से सारे पैरामीटर्स इंक्लूडिंग मीडिया लिटरेसी डिप्रेशन आपने वो सारी चीजें इसके अंडर में कवर की। तो मैम वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड दिस इज जस्ट ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड। दिस इज योर e-certificate and memento we have shared. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच Yep. प्रियंका जी, एंड थैंक यू सो मच भानावत सर। और ये तो मतलब आपने एकदम बहुत क्विक कर दिया कि पहले तो मोमेंटोज और सर्टिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ता था सर कि, बट ये मैं पहली बार देख रही हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया और इतने अच्छे से आपने ये आई एक्सेप्ट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, कभी भाषण देने जाना होता है कि भगवान ने दुनिया बनाई सो गया, भगवान ने इंसान बनाया सो गया, इंसान ने मोबाइल बनाया ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया तो उस स्थिति में आ गए हैं। फिर बच्चों से पूछिए आपकी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो लोग कहेंगे भारत या चीन, नहीं, लेकिन एक देश और है जो दुनिया में आ गया है, सबसे अधिक जनसंख्या है लेकिन उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, वो है फेसबुक तो अब फेसबुक नहीं, जो एक्चुअल बुक्स हैं उनसे जुड़िए, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, सब सवाल किसी का हो, क्योंकि यहाँ देश के अलग अलग अंचलों से बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो जो भी अपनी बात कहना चाहें अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और सवाल या कोई टिप्पणी हो तो पूछें, नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स। हाँ सोनू, हेलो, हमारी आवाज जा रही है? हाँ सोनू जी, बोलिए, बोलो। जी मैं बस, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ और पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ। मैम भावना मैम, आप इससे आज चिल्ड्रंस डे पे इससे बेहतर कोई विषय भी नहीं हो सकता था, और विषय के साथ आपने जो बातें बताई और साथ साथ भनावत सर का जो बात जो जानने को मिला आपके माध्यम से, मतलब ये मतलब इतना मतलब अच्छा विषय था, और विषय के साथ साथ जो सोशल मीडिया से रिलेटेड को जोड़ा गया, तो बनावत सर आपको बहुत बेहद धन्यवाद क्योंकि आप जब भी लाते हैं तो एक अच्छे विषय के साथ हम लोग को जोड़ते हैं, और हमेशा कुछ जो वक्ता को लाते हैं वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होते हैं। तो मैम बहुत सी बातें बताई और बारीकी से जमीनी बातें बताई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मन में कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैं खुद ही बच्चा हूँ, तो और आप लोग से भी, तो आप लोग से जो मिलता है वो मेरे लिए मार्गदर्शन होता है, गलतियां होती है हम लोग से भी और कुछ उसमें सुधार करने का अवसर भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोग के बीच बैठा, और खासकर चिल्ड्रंस डे के दिन, और बच्चा हूँ इसलिए मैं बैठता ही रहता हूँ उस बनावा सर के बीच, और आगे भी मैं बैठता रहूँ। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, और कोई मित्र, कोई सवाल? हेलो, नमस्कार सर। लवनीत हाँ जी लवनीत, वीडियो ऑन करो। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार मैम। Greetings from my side, and first of all, thank you Priyanka ma'am and Sanjeev sir for being so supportive in past days. और सभी को यहाँ उपस्थित बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब में एक छोटा बच्चा आज भी मौजूद है। मैं पंजाब से हूँ और पत्रकारिता और जनसंचार में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं निभा रही हूँ। आज का सेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ। स्पेशल थैंक्स टू भावना मैम फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन, क्योंकि मेरा शोध पत्र चल रहा है इसी विषय से रिलेटेड। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो हाँ बिल्कुल, हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया कि बच्चों को अगर मोबाइल दे दो तो काम करेंगे, अगर नहीं दो तो फिर गुस्से हो जाते हैं कि आपने हमें ये चीज़ नहीं दी, ये करने नहीं दिया। तो ये जो सेशन था आज का,
मेरे लिए बहुत लाभदायक था। थैंक यू सो मच संजीव सर, प्रियंका मैम, भावना मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड हमारे सामने एक ऐसा विकल्प रखने के लिए कि हम देश विदेश से आपसे जुड़े हुए हैं और इतनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। लवनीत से मेरा परिचय परसों ही हुआ है, मैसेज के थ्रू ही। तो भावना जी, जी सर, सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग भी है, केवल बिल्कुल मैसेज से है, बात बिल्कुल है। बात कभी नहीं हुई। और बिल्कुल है। लास्ट में मुझे मालूम पड़ा कि इसी विषय पे ये रिसर्च कर रही है, तो इनको मैंने कहा कल के सेशन में आइएगा और अपनी बात भी कहिएगा। तो उन्होंने इतना सम्मान रखा कि अपनी बात कही संक्षेप में। पटियाला की स्टूडेंट रही है, थैंक जर्नलिज्म यू वहीं से किया है उन्होंने। आपके इतने सपोर्ट और सहयोग के लिए। इनके सारे टीचर्स मेरे पुराने दोस्त रहे। जब भी जैसे ही मालूम पड़ा तो सारे नाम गिना दिए इनको मैंने। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, कोई और सवाल किसी मित्र का, सवाल या टिप्पणी? चलिए, मेरे ख्याल अब नहीं है कोई। तो इस एक सूचना है, अगला जो अपना वेबिनार है वो 16 नवंबर को है। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे है। इस दिन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी, तो इसलिए हमारे देश में नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं। तो दो इसमें हम आ रहे हैं हमारे पास एक्सपर्ट्स। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड है प्रोफेसर सुंदर राजदीप, और एक है आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी। दोनों ही हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो मेरा कई बार जाना भी हुआ है। तो इन दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की है, तो ये आपसे बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शन। तो ये जो सारा डिजिटल, अल्टीमेटली फिर वहीं जाके सारा डिस्कशन रुकेगा कि डिजिटल दौर में ये मीडिया जा का रहा है। एआई एंकर्स आ गए, है ना, एआई खबरें लिख रहा है, और अब तो एआई टीचर भी आ जाएंगे, है ना। यूनिवर्सिटी में पता नहीं रिसर्च ही होगी, वो एंकर्स ही पढ़ा देंगे आपको आने वाले टाइम में। तो वो दुनिया कैसी होगी, पता नहीं टीचर रिप्लेस होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि एक समय था जब आकाशवाणी से, भावना जी आपको तो शायद नहीं याद होगा, हम बहुत छोटे थे, 2:20 पे आकाशवाणी जयपुर से विद्यालय प्रसारण आता था, और हम यदि घर पे होते थे जरूर सुनते थे। एक दो शिक्षक होते थे, 2-3 विद्यार्थी, और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते थे। उस समय उनका आइडिया ये था कि हम टीचर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, टीचर को सप्लीमेंट कर रहे हैं, जो दूर दराज के टीचर्स हैं। लेकिन ये जो एआई की दुनिया आ गई है, हर चीज क्लिक के ऊपर उपलब्ध है। एआई से कहिए तुरंत दे देगा आपको। अभी एक वेबिनार में किसी ने सवाल पूछा कि 10 साल बाद एआई कहाँ होगा। जब तक हमारे एक्सपर्ट जवाब देते हो, मैंने मोबाइल में भी एआई है, मैंने उसी से पूछ लिया, और जब तक जवाब देते हो तब तक जवाब तैयार था मेरे पास। तो यहां तक हम यदि पहुंच गए हैं, तो बच्चा क्लास में क्यों आएगा? तो अब टीचर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम नहीं करेगा। टीचर का जो आपने बात कही ना, विचार वाली जो बात है, वो मुझे लगता है बहुत मुख्य है, और टीचर का रोल वहां शुरू होगा। तो मैं प्रियंका जी से फिर अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स अपना प्रस्तुत करें, और उसके बाद ये अपन वेबिनार जो है वो समाप्त करेंगे। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सर जयवीर जी हैं, वो हैंड रेज कर रहे हैं। आई गेस ही इज हाँ, तो टाइम दे दीजिए ना, अच्छा है। हाँ जी नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को हाँ, नमस्ते। जयवीर सिंह, पूना मैडम, मेरा एक ये सवाल है। पूना से ही है, जयवीर जी तो पूना से ही है। हाँ मैडम, हमारे एमआईटी से एसएट कोथरूड वाली एमआईटी से है या लोनी से मैडम? मैं लोनी से हूँ सर। अच्छा, लोनी वाली से। हाँ, मैं लोनी। वागोली में आपके पास ही हूँ। अच्छा, मैडम, अच्छा। मेरा सवाल है कि हम टेक्नोलॉजी को कितना दोष देते हैं? मतलब बच्चों के संस्कार पीछे हैं हमारे, मतलब जो हम संस्कार से हट रहे हैं और टेक्नोलॉजी को दोष दे रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? यानी टेक्नोलॉजी को दोष देना उचित है, या अपने जो व्यवहार, अपना संस्कार है, उसकी कमी है हमारे अंदर बच्चों में? सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, उसकी रूट से भी हम बहुत अपरूटेड है, हम बहुत दूर हैं। क्योंकि अगर मैं कई बार अपने मतलब परिवार में भी ये बात कहती हूँ कि जब हम छोटे थे, हम सुबह उठते थे तो हम देखते थे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हम देखते थे कि जो माँ जी हैं वो पूजा कर रही हैं। हम जाकर उनके साथ बैठते थे या बातचीत करते थे। बट आज अगर हम देखें तो हम सुबह उठ करके कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ना कोई पूजा कर रहा है। और यही चीज़ हमारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बच्चे जो है वो बहुत मतलब बच्चे क्या मतलब ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और छोटे जो बच्चे हैं वो उनके लिए ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। मतलब उनको आप डांट के बोल के नहीं सिखा सकते, जितना आप उनके सामने वो चीज एक्चुअली करके सिखा सकते हो।
तो बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी को दोष तो दे रहे हैं, बट हाँ, ये जो चीज़ है कि हमें कल्चरल वैल्यूज या फिर जो लाइफ स्किल्स हैं या फिर जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको अगर जीवित रखना है तो वो हमें खुद को प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा शायद इसको तो एआई टेक ओवर नहीं कर सकता, डेफिनेटली। ये हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, लेकिन जयवीर, मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी को दोष शायद भावना जी ने भी नहीं दिया और हमने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। आप तकनीक के गुलाम बनेंगे तो समस्या होगी, तकनीक आपकी गुलाम होनी चाहिए। हाँ, मतलब वही तो जो मैंने ये- कहा था कि हाँ, कंसिस्टेंट यूज जो है कि लगातार आप कोई चीज को हाँ, कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो हम बस। उसके डिपेंडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पॉजिटिव उपयोग करोगे आप तो लाभ ही लाभ है, और उसी के गुलाम हो गए तो फिर तो सारा उसका चित्र आपके सामने खींच ही दिया गया। और जहां तक अखबार पढ़ने की बात है, तो मैं तो उसी पीढ़ी का हूं जिसका आप बार बार रेफर कर रही हैं। अभी भी सुबह सुबह 5 अखबार पढ़ता हूँ, और पहले मैं अखबारों की क्लिपिंग काटता था, अब मैं उसको ऑनलाइन सेव कर लेता हूँ। कोई भी इस तरह की खबर जो मेरे इंटरेस्ट की है ना, मैं 2 अखबार तो डिजिटली मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और बाकी जो अखबार ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं जो अलग अलग ऐप्स है उनमें, और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे अखबार आ जाते हैं। तो उस तरह से लगभग 5 अखबार तो मैं रेगुलर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और वो आर्टिकल्स, तो वो आदत तो नई पीढ़ी को भी डालनी पड़ेगी, नहीं तो परेशानी होगी, फिर नहीं जूझ पाएंगे ज्यादा। तो मैडम है दिखावा, हाँ, दिखावा है कितना हावी है, आप क्या सोचती है इसके विषय में? क्या क्या सर, आपका क्वेश्चन? दिखावा, ये आप पूछ रहे हैं, दिखावे, दिखा दिखावे की संस्कृति, दिखावे। दिखावे की एक नई संस्कृति, चाहे अपने पास कुछ ना हो, खाता आदमी वही है, एक कटोरी से सब्जी और 2 रोटी, लेकिन दिखाने में 5 स्टार होटल भी दिखाता। आज कितना भी छोटा आदमी हो, मैं जितना समाज में घूमता हूँ, दिखावा कुछ ज्यादा हावी होता जा रहा है। ये आप इसके विषय में क्या कहेंगे? सर ऐसा है ना कि जो हमारा मतलब जो हमारी ह्यूमन नेचर है वो ऐसा है कि वो कभी सेटिस्फेक्शन या कंटेंट के मोड पे आते ही एक नई नीड क्रिएट कर लेता है। मतलब आज अगर मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, मैं अगर कंटेंट हूँ कि हाँ मेरे पास इतना है और इतना काफी है, इसमें गुजारा हो जाएगा, तो भी आसपास की जो आसपास के लोगों को देख करके या आसपास की जो भौतिकता है उसको देख करके हो सकता है कि मुझे वो चीज जो है वो मोटिवेट करे कि हाँ मुझे भी ये चीज चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे भी ये चीज करनी है। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है कि वो सेटिस्फैक्शन के लेवल पे आना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और अभी तो शायद मैं एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पर आगे और बढ़ना है और चीजें करनी है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि दिखावा दिखावा, तो मेरे ख्याल से वही कि कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन। और मैं तो खुद बोलती हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत डिसेप्टिव है। उस पे जो जो चीजें हैं, आज अगर मैं एक बहुत हंसती हुई फोटो डाल रही हूँ तो मुझे पता है उससे पहले मेरा कितना झगड़ा हुआ है। या मेरे फ्रेंड ने अगर आज अपनी दादी के साथ में फोटो डाली है और हंसते हुए कि आई लव माई ग्रैंड माँ, आई नो कि उसका रिलेशनशिप कैसा है उसकी दादी के साथ। तो तो ये जो है, ये मीडिया जो है वो डिसेप्टिव है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमें उसको उसी तरह से यूज करना पड़ेगा। जैसे सर ने कहा कि हम उसके गुलाम नहीं बन सकते, बट वो हमारी एक नीड बन जाए या वो हमें अपना एक गुलाम बना ले तो शायद दिक्कत है, मतलब। लेकिन अदरवाइज आई थिंक दिखावे की तो यही बात है, हमारी कहावतें बदल गई। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, है ना। फांसी पे चढ़ाया जा रहा है कैदी को, उससे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, कि साहब मैं जब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। यूट्यूबर से कहा तेरी क्या इच्छा है, कि साहब मेरा आइकॉन बटन वो बेल दबा देना ताकि वो सब्सक्रिप्शन हो जाए उसका एक। तो इस हालत में आ गए हैं। चलिए प्रियंका जी, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज भावना मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उनको वोट ऑफ थैंक्स और अच्छे वर्ड्स के साथ इस वेबिनार को एंड करूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव को समझाया, चिल्ड्रन के चैलेंजेस को समझाया, चिल्ड्रन के परसेप्शन को समझाया, थॉट्स को समझाया, और किस तरीके से हम उनसे डील कर पाए वो बताया। मीडिया लिटरेसी के बारे में आपने बात की, जो कि एक बहुत सारे चिल्ड्रंस के लिए अनटच्ड टॉपिक है, आपने उसके बारे में हमें अच्छे से समझाया। So you really explained every topic related to this particular topic of our webinar, which is social media and mental health. Mental health, ma'am, itself a big topic. मतलब mental health और mental peace, ये दोनों
एक बहुत बड़ा और बहुत वाइड टॉपिक है, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज के एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। सर ने एक बहुत सारे टॉपिक उदाहरण दिए, एग्जांपल दिए, मैं भी एक उदाहरण की बात करूंगी। हमने एक ग्लास में भरा हुआ पानी, हमेशा बहुत बार इस टॉपिक के बारे में बात की कि अगर एक ग्लास में हाफ ग्लास ऑफ वाटर है तो हमें वो देखना है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, ना कि उसे कि आधा ग्लास खाली है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैम मैं दूंगी कि अगर आज आसमान में काले बादल हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरा आसमान में हम काले बादलों से हमें ढक दिया है, बट हम ये नहीं देखते कि वो जो काले बादल है वो बस 5 मिनट के लिए है। आफ्टर 5 मिनट्स द क्लाउड्स विल रन एंड द skies ultimately turn to blue. तो दिस इज द पॉजिटिविटी, और उस पॉजिटिविटी को हमें ग्रैब करना है, तो अल्टीमेटली जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ योर पॉजिटिविटी एंड द पॉजिटिव वाइब यू कैरी। और आपको हर चीज को एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखना होगा अगर आपको मेंटल पीस चाहिए। This is all I need to say, and thank you so much Pranawat sir, thank you so much Huda sir, because without both of you the webinar is not able to run and the webinar is not able to reach on this stage, जहाँ पर लोग कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे तैसे कनेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें आप दोनों की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं। Thank you so much everyone who are connected with us, and this is all from my side. Thank you sir. मेरी ओर से एक धन्यवाद ड्यू रह गया भावना जी की टीचर डॉक्टर प्रेरणा पुरी, जो हमारी कलीग रही राजस्थान विश्वविद्यालय में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। मैंने एक्चुअली उनको फोन किया था कि कोई मुझे एक्सपर्ट बताएं इस विषय के ऊपर, तो उन्होंने कहा मैं अपने स्टूडेंट का नाम दे दूं। तो अब स्टूडेंट सुनते ही हमको लगता है ना, मैंने कहा वो बोल तो लेंगी ना 30-40 मिनट। उन्होंने कहा मैं आपको ऐसे स्टूडेंट दे रही हूँ जो इसमें बहुत उनका एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया तो उस कसौटी पर ये 100% खरी उतरी है भावना जी। तो मैं प्रेरणा पुरी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भावना जी को यहाँ तक पहुंचाया। और पूना तो बहुत पास ही है, अभी तो हम वर्चुअली बात हुई है, तो मैंने आपसे कहा था कोशिश करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में वहाँ मौका लगा तो आपसे मुलाकात करेंगे। तो या बाकी वहाँ यूनिवर्सिटी में तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, वहाँ कुछ मित्र भी है, कुछ जर्नलिस्ट भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कभी मौका लगा तो वहाँ मिलेंगे आपसे। तो प्रेरणा जी को भी आभार, और भावना जी ने जिस तरीके से पूरे साइकोलॉजिकल तरीके से इन चीजों को हमारे सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपन मिलते हैं परसों 16 नवंबर प्रेस दिवस के अवसर पर। थैंक यू वेरी मच। और जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले पार्टिसिपेंट्स को, तो भावना